हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। तो कृषि में हमारा जो पॉइंट चल रहा था वो चल रहा था चाय के बारे में, यानी कि टी के बारे में। तो हम टी के बारे में पढ़ रहे थे और आपको मैंने बताया था कि किन किन क्षेत्रों में ये उगाई जाती है, साथ ही साथ इसके लिए कितनी जलवायु और किस तरीके का तापमान चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर चाय की कृषि से संबंधित 2 चित्र दिए गए हैं जिनमें आप चाय को देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी जो है ना फसल की जाती है और उसे जो श्रम होता है उसकी जब आवश्यकता पड़ती है तो उस श्रम के आधार पर जो है ना वो किस तरीके से उसे तोड़ा जाता है। और महिलाएं इस काम में काफ़ी परिपक्व होती हैं और उन्हें इन पत्तियों को चुनना पड़ता है, वो चुनती हैं इसे और यहाँ कार्य लगातार करती रहती हैं। तो इस तरीके का है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट स्टार्ट होगा वो है हमारा कॉफ़ी के बारे में। तो भारतीय कॉफ़ी के बारे में पढ़ते हैं। ये अपनी गुणवत्ता के लिए, अपने जो है ना प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। लगभग 4% जो है ना टोटल वर्ल्ड की जो कॉफ़ी है वो कहाँ उगाई जाती है? भारत के अंदर उगाई जाती है। ठीक है। तो इंडियन जो कॉफ़ी है वो संसार भर में अपनी गुड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। यहाँ पर एक अरेबिका नाम की कॉफ़ी होती है, वैरायटी है ये एक टाइप की, इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन, इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो ये जो है ना यमन से लाई गई थी और ये अरेबिका किस्म की जो कॉफ़ी है बहुत सबसे संसार की सबसे बढ़िया किस्म की कॉफ़ी मानी जाती है। इस किस्म की कॉफ़ी की पूरे विश्व भर में यानी टोटल वर्ल्ड में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। दिस वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनिशियली अगर देखा जाए इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बूदान हिल्स, यानी जो बाबा बूदन की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। और आज भी इसकी खेती जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में है ना और उगाया जाता है इसे। नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, तो इन 3 क्षेत्रों में की जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बागवानी फसलों के ऊपर है। बागवानी फसलें क्या होती हैं? इनको हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं। 2015 में भारत का विश्व के अंदर अगर देखा जाए तो जो फल हैं और जो सब्जियां हैं उनके उत्पादन में चीन के बाद 2nd नंबर आता था। तो दूसरा नंबर था फ्रूट और वेजिटेबल्स में पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंडिया एज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। बोलता है कि भारत जो है ना वो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार की जो फसलें होती हैं, जो फल हैं, उनका उत्पादक में बहुत अच्छा काम करता है। भारतीय फल बहुत सारी जगहों पर किए जाते हैं, ख़ास तौर से महाराष्ट्र के आम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यहाँ इन सब जगहों के आम, और ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड छोटा नागपुर, चेरापूंजी मेघालय, यानी कि जो ऑरेंजेस हैं वो खास तौर से 2 क्षेत्रों में कहता है, चेरापूंजी और नागपुर यानी मेघालय के संतरे। इसके अलावा केरल, मिज़ोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु यहाँ की बनाना यानी कि केले, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ की लीची सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। मेघालय में अनानास बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट, इनका पूरे विश्व में ना बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड पर पूरे वर्ल्ड में इनकी डिमांड है कहीं ना कहीं। तो जितनी भी चीज़ें आपको बताई ये सभी ऐसी फसलें हैं जिन्हें हम बागवानी फसलें कहते हैं। इनके बाग होते हैं और एक ही प्रकार की फसल यहाँ पर की जाती है। तो इस टाइप की जो फसलें हैं उनमें भारत जो है दूसरे नंबर पर आता है, चीन के बाद। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ आपको ये पॉइंट काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इसके अलावा और भी चीज़ें हैं बागवानी फसलों के अंदर। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल। 13% सब्जियों का भी उत्पादन करता है भारत पूरे संसार भर के अंदर। और
ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है। देश हमारा किस चीज़ में प्रोड्यूसर है? पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल, पटैटो, तो मटर है, फूल गोभी है, प्याज है, टमाटर है, आलू है, बैगन है, बंद गोभी है। इन सब में भी भारत का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत अच्छे नंबर पर ये आता है। तो अगर देखा जाए तो इन सभी क्षेत्रों में भी हम कहीं ना कहीं हमने जो है इन चीज़ों के लिए अच्छा स्थान प्राप्त किया है। अखाद्य फसलों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अखाद्य फसलें वो फसलें होती हैं जिन्हें हम खाते नहीं हैं ना, अखाद्य फसलें, ठीक है, इन्हें हम नॉन फूड क्रॉप्स भी कहते हैं। उनमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो रबड़ के बारे में है। रबड़ जो है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी ये उगाई जाती है, ठीक है। और इसको जो है वो लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा चाहिए। और क्या चाहिए? 25 सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर। एंड टेम्परेचर कितना चाहिए? टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। तो रबड़ क्या है? एक कच्चा पदार्थ है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन, कहाँ ग्रोन करता है? केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और अंडमान और निकोबार आइलैंड और मेघालय की जो गारो हिल्स की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। इंडिया का जो रैंक है वो 5th नंबर है पूरे वर्ल्ड में नेचुरल रबर प्रोड्यूसर के रूप में, 5वें नंबर पर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रेशेदार फसलें, फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स में हम 4 फसलें डालते हैं: कपास, जूट, सन और रेशम। तो भारत में उगाई जाने वाली ये 4 मुख्य रेशेदार फसलें कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क, ठीक है ना। तो फर्स्ट 3 आर डेराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। शुरू की जो 3 फसलें मैंने बताई, कपास, जूट और सन, ये तो मिट्टी में उगाई जाती हैं, फसल उगाने से प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो रेशम होता है वो जो है मिट्टी में नहीं बल्कि जो रेशम के कीड़े होते हैं उनको पाला जाता है। और ये जो है मलबेरी का एक पेड़ होता है जिसे हम शहतूत का पेड़ कहते हैं, उस शहतूत के पेड़ पर इसको पाला जाता है और वहाँ पे जो कोकून होता है उसका, उससे हमें ये प्राप्त होता है। तो उससे पता चलता है हमें कि इसकी किस तरीके से इसकी खेती की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए तो आगे दिखा देता हूँ इसमें, ये चीज़ है। तो ये रहा मलबेरी की जो हरी पत्तियाँ होती हैं उनके पेड़ों पर ये पलता है, ठीक है ना। तो रेशम जो है ना उसके उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन करना होता है, इसी को हम सेरीकल्चर का नाम देते हैं, ठीक है। सेरीकल्चर इट मीन्स रेशम का उत्पादन करना। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कपास। कपास के बारे में बात करते हैं हम, कॉटन के बारे में। इंडिया इज़ बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। हमने ये देखा है कि जो है ना कॉटन प्लांट हमारा जो है ना ओरिजिनल होम है भारत हमारा, क्योंकि यहाँ बहुत पहले से ही कॉटन की खेती होती आ रही है। और ये कॉटन इज़ द वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो भारत में सारे जो है ना कपास उत्पादन भारत का अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 3रे नंबर पे स्थान आता है। सूती जो कपड़ा उद्योग है उसमें कपास एक बहुत ही कच्चे माल के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और दक्खन का जो पठार है उसके जो ज़्यादातर जो भाग हैं वहाँ पर काली मिट्टी है। तो ये जो काली मिट्टी होती है ये कपास के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है स्टूडेंट्स, है ना। तो कपास के लिए तो कपास जो है इस काली मिट्टी के अंदर सबसे अच्छी तरीके से उत्पन्न होता है। तो इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान चाहिए, ठीक है। दक्कन प्लेटू का जो ब्लैक सॉइल है वो इसके लिए बहुत अच्छा होता है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। तो वो कहता है कि क्या चाहिए? हल्की वर्षा चाहिए, सिंचाई भी कर सकते हैं आप। 210 दिन ऐसे चाहिए जो पाला रहित हो, पाला नहीं पड़ना चाहिए। अगर पाला पड़ जाता है तो इसके फूल जो है वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। और इसकी जो खिली धूप होती है ना उसकी आवश्यकता होती है ना। ये कैसी फसल है? ये खरीफ की फसल है, खरीफ क्रॉप है। और इसे लगभग कितना मैच्योर होने के लिए कितना टाइम चाहिए? समथिंग 6 से 8 महीने का इसे समय चाहिए, लगभग 6 से 8 महीने का समय चाहिए होता है। देखिए ये रहा, पक्का तैयार होने में कितना समय लगता है? 6 से 8 महीने का समय लगता है। और कहाँ कहाँ होता है ये? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक के अंदर,
आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु के अंदर, पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के अंदर इसके कुछ खास उत्पादक राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट बात करते हैं जूट के बारे में। जूट जो है ना उसे हम सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर भी कह देते हैं। तो गोल्डन फाइबर इसलिए क्योंकि वो चमकता है ना। जूट के बोरे देखे हैं आपने? बोरे अगर आप देखें तो वो चमकते हैं, ठीक है। जूट की जो फसल होती है वो बाढ़ के मैदान जो होते हैं ना, वहाँ पे जल निकास वाली जो उर्वरक मिट्टी होती है उसमें ज़्यादा उगाया जाता है। हर वर्ष जहाँ बाढ़ आती है तो बाढ़ से आई जो नई मिट्टी होती है वो जमा होती रहती है ना। तो जो फर्टाइल सॉइल होती है इन द फ्लड प्लेन्स, देयर सॉइल्स आर रेनोवेट एवरी ईयर। हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के समय हाई टेम्परेचर चाहिए। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स। इसका इस्तेमाल किस किस चीज़ को बनाने में होता है? गनी बैग्स को बनाने में, मैट्स को बनाने में, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टफैक्ट्स। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊंचा है, इसीलिए इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकेजिंग मटेरियल पर्टिकुलरली द नायलॉन। अब है ये कि ज़्यादा इसकी लागत ज़्यादा है, कीमत ज़्यादा है, इस वजह से उनकी पैकिंग जो सामग्री होती है तो उन सब में अब है ना नायलॉन जो है ना उसकी कीमत जो है ना थोड़ी कम है, और इस वजह से नायलॉन को जो है इसकी जगह पर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो बाज़ार में अब इसकी मांग धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा है और इसे लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के विषय में। तो प्रौद्योगिकी और संस्थागत जो सुधार होता है जिसे हम टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कहते हैं। अब ये टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। अगर इसके बारे में बात की जाए तो हम ये जानते हैं कि इसका जो भी अभी तक हमने पढ़ा है भारत में जो कृषि है वो बहुत पुराने समय से लगातार की जाती रही है, और टेक्नोलॉजिकल और जो संस्थागत परिवर्तन है उनके अभाव के में लगातार जो ज़मीन का जो संसाधन है उसके प्रयोग से कृषि का विकास धीरे धीरे रुक रहा है, अवरुद्ध हो रहा है और इसकी गति धीरे धीरे कम होती जा रही है ना। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ये जो है ना ये थोड़े से क्योंकि टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ sources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture। आज भी हमने देखा है कि सिंचाई के साधनों का विकास तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाया है पूरे भारत देश में, तो फिर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी किसान जो है ना खेती बाड़ी के लिए आज भी ना मानसून पर निर्भर करता है, और जो ज़मीन है उसकी जो प्राकृतिक उर्वरता है उस पर निर्भर करता है, उसे बढ़ाना नहीं चाहता है आगे। तो जनसंख्या तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आप सभी को मालूम है 135 करोड़ लोग हो गए हैं अब टोटल अगर देखा जाए तो 2020 चल रही है इस समय, और इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। 60% से भी अधिक है ना, अगर देखा जाए तो 60% से भी अधिक है ना, इतना टाइम, और ये तो बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाता है। 60% से अधिक लोगों का जो आजीविका है ना वो अगर देखा जाए तो आज भी भारत के अंदर किस पर निर्भर करती है? खेती पर ही निर्भर करती है। तो हमारी जो कृषि है वो कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की उसमें आवश्यकता है, उसे और अच्छा सुधार करने की आवश्यकता है ना। तो कलेक्टिवाइजेशन करना ज़रूरी है, टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की नीड है ना। तो अगर हम ज़मीनों को संस्थागत अगर उसमें सुधार करें तो उसका कलेक्टिवाइजेशन करना चाहिए, यानी कि चकबंदी करनी चाहिए, जोतों को एक जगह इकट्ठा कर देना चाहिए। एक किसान के पास अगर 5 खेत है ना तो 5 खेत अलग अलग जगह पर हैं, एक जगह पर इकट्ठे नहीं हैं। तो चकबंदी में क्या होता है? चकबंदी में कलेक्टिवाइजेशन में सारे खेतों को जैसी उर्वरता है उसी के हिसाब से एक जगह उसे सारे खेत दे दिए जाते हैं, जितनी उसके खेत होते हैं टोटल उतना ही खेत उसे दे दिया जाता है, जिससे कि उसे जगह जगह भागना नहीं पड़ता है ना। तो ये चीज़ होती है सहकारिता, जमींदारी, इन सभी को समाप्त किया गया
प्राथमिकता दी गई। जब पहली पंचवर्षीय योजना चली तो उसमें इन्होंने ना भूमि सुधार सबसे पहला लक्ष्य था कि ज़मीन को सुधारा जाना चाहिए। फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था उसमें लैंड रिफॉर्म का मामला सबसे पहले आया था। उसके बाद द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। क्या किया गया? ये कहा गया कि जो ज़मीन है उस पर पुश्तैनी अधिकार के कारण, पुश्तैनी अधिकार यानी पिता के बाद उसके बेटे का अधिकार हो जाता है उस पर, तो ऐसे अधिकार के कारण ये टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, तो इसलिए इसकी चकबंदी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भूमि सुधार के जो कानून आए उन कानून तो बने लेकिन इनके लागू करने में थोड़ी सी ढील दी गई 1960 में, और 1970 के जो दशक थे उसमें भारत सरकार ने कई प्रकार के जो कृषि सुधार थे उनमें उसकी शुरुआत की। तो इम्प्रूवमेंट तो किया उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर 1960s में और 70s में। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले द ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ पैकेज इन टेक्नोलॉजी एंड द वाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड वर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पैकेज जो टेक्नोलॉजी थी उस पर आधारित हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। हरित क्रांति में कौन सी फसलों को बढ़ावा दिया गया? गेहूं और चावल को बढ़ावा दिया गया। तो ये है हरित क्रांति। ग्रीन रिवोल्यूशन में 2 फसलों को बढ़ावा दिया गया, और वो 2 फसलें कौन सी थी? गेहूँ और चावल। ठीक है, अब आई श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड। तो ये जो ऑपरेशन फ्लड है, श्वेत क्रांति, ये किससे संबंधित है? तो वाइट रिवोल्यूशन दूध से संबंधित है। तो ये जो दूध होता है ये वाइट कलर का होता है, इसीलिए इसे नाम दिया गया वाइट रिवोल्यूशन। तो ये जो है ना कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियाँ शुरू की गई। इसके कारण कुछ क्षेत्रों में सीमित रह गया ये, लेकिन इसीलिए 1980 से लेकर 90 के जो दशक थे उनमें व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किए गए, और संस्थागत और जो तकनीकी सुधार थे वो इस पर आधारित थे। इस दिशा में जो कदम उठाए गए उसमें क्या क्या था? सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के लिए जो फसल बीमा होता है ना, वो बीमा उसका जो प्रावधान है वो किया गया लागू, और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, सहकारी समितियों की स्थापना की गई और बैंकों की स्थापना की गई, है ना। तो इससे किसानों को धीरे धीरे लाभ होना शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये सब आता है, ड्रॉट आता है, फ्लड आता है, साइक्लोन आता है, फायर हो जाता, आग लग जाती है, डिजीज़ हो जाती है कभी, तो क्रॉप इंश्योरेंस एस्टेब्लिश किया गया, है ना। इसके साथ साथ ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की स्थापना की गई। तो ये सारी चीज़ शुरू की गई। और क्या शुरू किया गया? किसानों के फ़ायदे के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC की स्थापना की, उसको लागू कर दिया। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम निकाली, PAIS जिसको हम कहते हैं, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, ये भी शुरू की गई। तो इन सब चीज़ों से सारे किसानों को क्या हुआ? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसके अलावा और क्या हुआ? आकाशवाणी और जो दूरदर्शन है उस पर भी बहुत सारे काम किए गए। क्या किए गए? स्पेशल वेदर जो बुलेटिन्स होती हैं एंड एग्रीकल्चरल जो प्रोग्राम्स होते हैं फार्मर्स के लिए, फॉर फार्मर्स, वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड टेलीविज़न। तो रेडियो और टेलीविज़न पर इसकी जो है ना इसके कार्यक्रम प्रसारित किए गए। किसानों को जो होते हैं उनको बचाने के लिए, जो बिचौलिए होते हैं, जो दलाल होते हैं, उनके शोषण से बचाने के लिए जो न्यूनतम सहायता मूल्य होता है और कुछ महत्वपूर्ण फसल होती हैं उनके लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करने लगी। तो इससे अनाउंस किया गया, कौन सा, क्या अनाउंस किया गया? मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP, है ना। आज भी इस पर बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है संसद में, आप देख रहे हैं, जैसा आजकल अखबारों में पढ़ते होंगे। रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाई, किसके द्वारा एक्सप्लॉयटेशन होता है किसानों का? स्पेक्यूलेटर्स के द्वारा और मिडिल मैन्स के द्वारा, जो बीच में आ जाते हैं ना, बिचौलिए, दलाल, ऐसे लोगों से बचाने के लिए ये कार्य किया गया। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था। आशा करता हूँ आपने ये पॉइंट भी बहुत बढ़िया तरह से समझ लिया होगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट शुरू होता है वो होता है कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान, यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट के बारे में। तो इस पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसमें एग्रीकल्चर जो है ना हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बैकबोन है, आपको मालूम है, रीढ़ की हड्डी है।
अगर सकल घरेलू उत्पाद देखा जाए तो कृषि के योगदान का जो अनुपात है 1951 से लगातार घट रहा है, और उसके बाद भी 2010 और 11 में देश की जो है लगभग 52% यानी 52% जनसंख्या ऐसी है जिसके लिए जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन क्या है, कृषि रही है ना। तो ये रहा है। अब इस वजह से भारत के अंदर जो है ना वो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लगातार देखा गया है। कृषि का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें शेयर जो है ना लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है ना। सीरियस कंसर्न है ये, बिकॉज क्योंकि एनी डिक्लाइन एंड स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर विल लीड टू अ डिक्लाइन इन अदर स्फीयर्स ऑफ द इकोनॉमी हैविंग वाइडर इम्प्लीकेशंस फॉर सोसाइटी। अगर ये घट रहा है तो ये बहुत ही गंभीर चिंता की विषय है ये, क्योंकि जो हमारी कृषि है, कृषि में किसी भी प्रकार की जो गिरावट है और जो प्रगतिरोध है वो अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में धीरे धीरे गिरावट ले आएगा, तो समाज के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाएगी। अगर कृषि के महत्व को हम समझें तो भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए बहुत सारे प्रयास किए है ना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड concerted efforts of modernization agriculture, establishment of Indian Council of Agriculture Research ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की। इसके अलावा और क्या किया, इसके अलावा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की, वेटरिनरी जो सर्विसेज होती हैं उसकी स्थापना की, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स की स्थापना की, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट की स्थापना की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फॉरकास्ट, इन सब चीज़ों की स्थापना हुई। प्रजनन केंद्र, पशु चिकित्सा की जो सेवाएं होती हैं, पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की है, बागवानी के विकास के लिए काम किया है, मौसम विज्ञान के लिए काम किया है, मौसम का पहले से अनुमान लगा लिया जाए इसके क्षेत्र में बहुत सारे अनुसंधान किए हैं और बहुत सारे विकास को उन्होंने वरीयता दी और उसे आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास किया है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, तो मैं आशा करता हूँ आपने ये पॉइंट काफ़ी अच्छी तरह समझ लिए होंगे। सो गाइस थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।